हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम अपना नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये संख्या पद्धति है आज का टॉपिक हम लोग का। अब हम लोग लगातार संख्या पद्धति पढ़ेंगे जब तक कि ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखिए ये अपना पार्ट 1 है। यहाँ पे मैंने नंबर्स को और उसके टाइप को बताया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या दिया यहाँ पे, नंबर। इनके टाइप क्या है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया दोस्तों। किसको, नंबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जितने भी संख्या रेखा में आपका नंबर होता है ना, ये ऋण अनंत से लेके ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, जीरो, और यहाँ पे जीरो के बाद क्या आएगा, 1, 2, 3 और ये अनंत तक पूरा नंबर दोस्तों। ठीक है, ये किसमें आएगा, वास्तविक संख्या में आएगा। ठीक, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आता है दूसरे में काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो संख्या होता है दोस्तों जिसको हम कर्णी ऋण 1, कर्णी ऋण 2, कर्णी ऋण 3, ऐसा ही कोई भी नंबर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा नंबर जब आता है तो वो काल्पनिक संख्या कहलाता है। इसको हम 11 12 में पढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे 10 तक के सिलेबस में नहीं है, जो अपने कंपटीशन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये काल्पनिक संख्या को हम लोग जो कर्णीय ऋण का जो वैल्यू होता है वो आयोटा होता है, आई बोलते हैं इसको। आयोटा से, आयोटा इसका ये साइन होता है और आयोटा इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब दोनों को मिला देते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, तो क्या बनता है, मिश्रित संख्या बनता है दोस्तों। या ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसी को, जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, देखिए ये वाला पार्ट जो है ये वास्तविक संख्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे जो संख्या रेखा में दर्शाया गया वो नंबर होता है, और जो आई लिखा है, आयोटा लिखा है ना दोस्तों, ये होता है अपना इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, ये वाला इमेजिनरी होता है, ये वाला इमेजिनरी नंबर होता है, और ये वाला रियल नंबर होता है दोस्तों, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये जो मिश्रित संख्या है और ये जो काल्पनिक संख्या है, ये अपने सिलेबस में नहीं है दोस्तों। ठीक है, अपने को खाली वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या का हम लोग देखते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या क्या है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला एक परिमेय संख्या है जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे देखिए ये क्यू क्या है, इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं दोस्तों, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए 0, 1/3, 1/4, 1/7 और 22/7 भी इसी कैटेगरी में आएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, हर को ये q नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो कोई भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हर का कोई भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये 7/0, 1/0 या कोई भी नंबर है उसके डिवाइड में 0, ये सब नहीं होने चाहिए दोस्तों। इनका वैल्यू, इन सभी का वैल्यू क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, इन सभी का वैल्यू अनंत होता है, तो ये सब परिमेय संख्या में नहीं आएंगे। ये ऐसा हो सकता है दोस्तों, 0/7 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है। ऐसा इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन इसको परिमेय संख्या नहीं बोला जाता है, इसका वैल्यू अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएंगे, परिमेय संख्या इनको बोला जा सकता है। ठीक है, देखिए आप लोग अपने को कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, q का वैल्यू q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अपरिमेय संख्या का बात करते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है, ये जैसे दिया है, कर्णी 2 दिया है, 2.03001 ऐसे दिया है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है दोस्तों। और उसके बाद ये दिया है पाई का वैल्यू, पाई पाई जो है, ठीक है, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 जो हम लोग बोलते हैं। आगे और भी डिजिट्स होते हैं, तो वो भी हम लोग का अपरिमेय संख्या में आता है दोस्तों। लेकिन पाई का एक और वैल्यू होता है 22/12,
22/7। ठीक है, इसको हम लोग परिमेय संख्या के कैटेगरी में रखे हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई और 3/3.14 इसमें आएगा, अपरिमेय में आएगा, और 22/7 जो है परिमेय संख्या में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला होता है फ्रैक्शन, जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्णांक, जिसको इंटीजर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चलिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए भिन्न किसको बोलेंगे, जो 1/3, 2/5, 3/7 ऐसा जो भी दिखता है जिसमें अंश और हर दोनों होता है, उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। और उसके बाद देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक इंटीजर, जितने भी नंबर होते हैं दोस्तों, ऋण अनंत से लेके धन अनंत के बीच में जो भी नंबर होते हैं उनको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पूर्णांक होता है। अब देखिए पूर्णांक से आगे भी जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, चलिए देखते हैं उसको। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या क्या आते हैं दोस्तों, जितना भी अपना नंबर लाइन में संख्या रेखा में जो ऋण वाली संख्या है उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है दोस्तों, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ये कहां से कहां तक होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 0 से फिर अनंत तक जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0, 1, 2, 3 से लेके पूरा अनंत तक जाएगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या को दो कैटेगरी में फिर डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी में क्या क्या है दोस्तों, देखिए एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है, जिसको हम लोग पॉजिटिव नंबर से बोलते हैं, ये धनात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, देखिए 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों। ठीक है, 0 को अलग कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही कैटेगराइज किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक ऋण वाली संख्या आएंगे, पूर्ण संख्या में दोनों शामिल है। कौन कौन से, शून्य शामिल है और प्राकृत संख्या भी शामिल है। प्राकृत संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ तक का आपको क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्राकृत संख्या देख रहे हैं दोस्तों, इसको आप 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या दोस्तों, देखिए चलिए देखते हैं। पहला अपना सम संख्या, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहला अपना सम संख्या। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, सम संख्या में वह नंबर आता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे बोल सकते हैं। जो देखिए एग्जांपल इसका 2, 4, 6, 8 जो दिया है, ये सभी सम संख्या की कैटेगरी में आता है दोस्तों। या ये बोल सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए आते हैं आगे। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है दोस्तों, विषम संख्या वह नंबर होता है जो 2 से भाग नहीं जाता दोस्तों, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते उसको। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं सम संख्या के बचे हुए नंबर को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस कैटेगरी में क्या क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब नंबर विषम संख्या में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या दोस्तों जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 1 से और खुद से डिवाइड होगा दोस्तों, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक, क्या बोला दोस्तों मैंने, यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ये क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, बाकी दूसरा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो आपकी एग्जाम में अगर पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या कौन सा है, ठीक है, तो आप आंसर क्या टिक करोगे दोस्तों, 2 टिक करोगे, 2। ठीक है, ये देखिए अभाज्य संख्या में 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या, बाकी सभी संख्या विषम है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों जब हम लोग का नेक्स्ट क्लास आएगा। तो अभी हम लोग इसको जस्ट कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए भाज्य संख्या। ठीक, हाँ एक और चीज बता देता हूँ दोस्तों, प्राइम नंबर में 1 बिल्कुल भी नहीं आता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है, 1 इसमें अभाज्य संख्या में नहीं आता। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या में कौन कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, देखिए ना भाज्य संख्या में भी 1 नहीं आता। ठीक, और यहाँ पे ना 2 आएगा ना 3 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। ठीक है, और भाज्य संख्या किसको बोलेंगे दोस्तों, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए इसके।
कैसे 3 गुणनखंड? देखिए जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 एक के टेबल में भी 4 आता है, एक के पहाड़ा में भी 4 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है और 4 के पहाड़ में भी 4 आता है। 3 गुणनखंड हो गए ना दोस्तों, तो कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। वैसे 6 से भी आप देख सकते हैं 6 के लिए, ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का देखिए, 6 का देखिए ये 1 से भी जाएगा, ये 2 से भी जाएगा और ये 3 से भी जाएगा और ये 6 से भी जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। तो कहने का मतलब भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसी को कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। देखिए इसके एग्जांपल क्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, मतलब जितने भी अभाज्य संख्या है ना, उनको छोड़ के जो नंबर बचे वो अपने कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक और बचा है, कौन सा? सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्या देखिए दोस्तों, ये क्या होता है? को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये हमेशा पेयर में होता है दोस्तों, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 45, 91। इसमें इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? जब दो पेयर ऐसे हो जिसमें क्या होता है, दोनों का एचसीएफ निकाले, महत्तम समापवर्तक निकाले, तो क्या होता है, जो हमेशा एक उभयनिष्ठ देता है दोस्तों, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। जैसे देखिए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने 45 लिखा है, ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये 45 ले लिया और ये 46 ले लिया दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से बन जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार और ये इतना आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 46 का देखिए कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और यहाँ पे 23 बचा 23। तो देखिए 45 का क्या हो रहा है, 45 का हो रहा है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 हो रहा है। 46 का क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है ये 2 मल्टीप्लाई 23 और यहाँ पे 1, 2 गुणा 23 गुणा 1 है, तो दोनों में एक ही उभयनिष्ठ बच रहा है दोस्तों। ऐसा ही कंडीशन आना चाहिए, तब उसको हम लोग अभाज्य सह अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन दोस्तों, वर्गीकरण था नंबर सिस्टम का। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और डिटेल से पढ़ेंगे और इसका जो व्यापम में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, हम लोग उसको भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। आगे हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों। ओके, थैंक यू।